एक्सप्लेन करने वाले हैं हलीमाई सीरीज दिल्ली क्राइम सीजन 3 को, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम रोहतक हरियाणा का सीन देखते हैं, जहां पर सामूहिक विवाह हो रहा था। फिर जब एक लड़की को यहाँ शादी के लिए लाया जाता है तो अपने पिता के उम्र का आदमी देखकर वो लड़की चिल्लाने लगती है कि मुझे ये शादी नहीं करनी। इस पर वहाँ एक मीना नाम की लेडी आती है जो बड़े प्यार से उस लड़की से कहती है कि तुझे नहीं करनी तो कोई बात नहीं, तू अंदर जाकर आराम कर। फिर मीना किसी दूसरी लड़की को बुलाकर ये शादी करवा देती है। हालांकि यहाँ हैरानी वाली बात तो ये थी कि यहाँ सारी ही दुल्हन काफी कम उम्र की थी और दूल्हे इन सबकी बाप की उम्र के थे, जिससे ये साफ था कि मीना कुछ गलत काम कर रही है। शायद वो इन लड़कियों को कहीं से उठाकर लाई है और जबरदस्ती शादी करा रही है। जिसके बाद हमें डीआईजी वर्तिका की आवाज सुनाई देती है जो बताती है कि मैंने दिल्ली में बहुत से केस सॉल्व किए हैं, लेकिन एक केस न सॉल्व कर पाने पर मुझे सजा के तौर पर आसाम में ट्रांसफर कर दिया गया। पर गुनाह कहाँ छुपता है और एक दिन इतना बड़ा केस मेरे हाथ लगा जिसके कारण पूरा देश हैरानी में आ गया था। फिर हम वर्तिका को देखते हैं जो आज आकर राइफल्स की स्मगलिंग के लिए नाकाबंदी की बात कर रही थी। हालांकि इन्हें अभी तक एक भी ट्रक में राइफल्स नहीं मिली थी। फिर एक ट्रक इनकी ओर आता है और पुलिस को देखते ही वो लोग उस ट्रक को छोड़कर भाग जाते हैं। केवल यहाँ ड्राइवर बचता है। तब ये लोग सोचते हैं कि ऐसा ट्रक में क्या है जो बाकी लोग छोड़कर भाग गए, और चेक करने पर पता चलता है कि इसमें तो कई सारी लड़कियां दिल्ली ले जाई जा रही थी, वो भी गलत काम के लिए, जो देखकर वर्तिका के होश उड़ जाते हैं। फिर ड्राइवर से पूछताछ करने पर वो बताता है कि वो यहाँ से सीधा दिल्ली जाने वाला था और उसे रास्ते से 2-3 लड़कियों को और पिक करना था। साथ ही इससे पहले भी एक ट्रक निकला है दिल्ली के लिए, जरूर उसमें भी लड़कियां होंगी। हालांकि ड्राइवर को ये नहीं पता था कि इन सबके पीछे कौन है। फिर वर्तिका उन लड़कियों के बारे में पता करवाती है तो मालूम पड़ता है कि इन सब लड़कियों को शहर में नौकरी देने के बहाने लेकर जा रहे थे, जिसमें से कुछ लड़कियां पढ़ी लिखी हैं। तभी वहाँ का पुलिस वाला भी वर्तिका को एक सोनम नाम की लड़की की फोटो दिखाता है और कहता है कि सोनम की दादी ने 2 दिन पहले पास के ही पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेन लिखवाई है। जरूर सोनम का भी इसी केस से लेना देना होगा, क्योंकि सोनम काफी स्मार्ट लड़की है और पढ़ी लिखी भी है। ये सब सुनकर वर्तिका तुरंत अपने जूनियर भूपेंद्र को फोन करती है जो इस समय दिल्ली में है, और वो इस केस के बारे में बताती है। साथ ही कहते हैं कि वहाँ एक लड़कियों से भरा ट्रक आ गया होगा, उसके बारे में पता करो क्योंकि ये केस बहुत ही सीरियस है। तब भूपेंद्र भी इस काम में लग जाता है। इसके बाद हम नई दिल्ली का सीन देखते हैं जहाँ नीति सिंह नाम के पुलिस वाले को दिखाया जाता है। यहाँ परिवार की एक पूजा में नीति अपने पति को दूसरी लड़की के साथ देखती है। असल में नीति और उसका पति जल्द ही तलाक लेने वाले हैं, क्योंकि नीति की नौकरी के कारण वो कभी अपने पति को टाइम नहीं दे पाई और इसीलिए इनका तलाक होने वाला है। अब यहाँ नीति को अपने पति के साथ दूसरी लड़की देखकर जलन तो होती है, पर वो कुछ कह नहीं पाती। तभी नीति पर विमला नाम के ऑफिसर का फोन आता है जो बताती है कि एक बच्ची मिली है जिसे एम्स में कोई छोड़कर भाग गया और अब उसका इलाज चल रहा है। ये केस देखने में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बच्ची के साथ कुछ दुष्कर्म किया है। ये सुनकर नीति तुरंत उस बच्ची को देखने चल देती है। फिर नीति जब हॉस्पिटल आती है तो बच्ची की हालत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बच्ची के गाल पर किसी ने काटा था और बच्ची के सर पर भी भारी चोट आई थी। फिर डॉक्टर कहती है कि बच्ची की हालत बहुत ही नाजुक है, उसकी माँ कहाँ है, उन्हें बुलाइए। तो नीति कहती है कि उन्हें ढूंढा जा रहा है, जैसे मिलेंगी हम ले आएंगे। फिर नीति सीधा हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज देखने जाती है और उसमें एक लड़की नजर आती है जो बच्ची को हॉस्पिटल में छोड़कर भाग गई थी। तब नीति तुरंत उस ऑटो वाले का नंबर नोट करती है जिसके जरिए वो लड़की हॉस्पिटल आई थी, जिस पर विमला कहती है कि ये उस बच्ची की माँ तो नहीं लग रही, क्योंकि इस लड़की की उम्र बहुत कम है। फिर नीति तुरंत उस ऑटो वाले का पता जयराज और सुधीर नाम के ऑफिसर को करने के लिए कहती है और वो उस नंबर के जरिए ऑटो वाले के घर तक आ जाते हैं। तब जयराज पूछता है कि एक लड़की घायल बच्चे को लेकर एम्स आई थी, उसे कहाँ से उठाया था तुमने? तो वो आदमी जयराज को एड्रेस दे देता है। इधर वर्तिका अपने सीनियर के पास ये लड़कियों का केस लेकर आई थी कि कुछ बहुत ही गलत हो रहा है इस राज्य में, जिस पर वो ऑफिसर कहते हैं कि हम ये केस पर काम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें दिल्ली और असम दोनों राज्य शामिल होंगे और ऐसे इंटर स्टेट मिशन करना मुश्किल होता है। ये सुनकर वर्तिका अपने सीनियर से कहती है कि सर आप मुझे एक पेपर पर साइन करके दे दीजिए कि आपने मुझे इस केस पर काम करने से मना किया है ताकि आगे मुझ पर कोई सवाल ना उठाए। ये सुनकर ऑफिसर के होश उड़ जाते हैं और वो वर्तिका को केस की परमिशन दे देते हैं। इसके बाद हम दिल्ली उत्तम नगर का सीन देखते हैं जहाँ पर 20 लड़कियों को लाया जाता है और उसमें वो सोनम भी थी जिसकी दादी ने मिसिंग कंप्लेन लिखवाई थी। फिर यहाँ कल्याणी नाम की लेडी इन सब लड़कियों को अपने घर में लाती है और इन सबसे कहती है कि तुम सबको अगर नौकरी करनी है तो सुंदर दिखना होगा, इसलिए मेकअप करना सीख लो। साथ ही वो एक लड़की को भी लाती है कि अब यही तुम्हें मेकअप करना सिखाएगी। पर सोनम देखती है कि ये लड़की तो पहले से चोटिल है और यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। असल में दोस्तों सोनम भी यहाँ काम के सिलसिले में लड़कियों के साथ आ गई थी, क्योंकि उसे अच्छी नौकरी करके पैसे कमाने थे। वहीं हम राहुल नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड खुशी से चैट पर बात कर रहा था। फिर वो कल्याणी से कहता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए जाना पड़ेगा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये कहकर राहुल निकल जाता है। इसके बाद हम मीना को देखते हैं जिस पर कल्याणी का फोन आता है और हमें पता चलता है कि कल्याणी ने इन लड़कियों को मीना को सप्लाई करने के लिए मंगाया है। फिर कल्याणी कहती है कि अभी केवल 20 लड़कियां मिली हैं, बाकी 10 मैं जल्दी भेज दूंगी, जिस पर मीना कहती है कि मुझे पूरी 30 लड़कियां चाहिए। इधर जयराज और सुधीर उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं और वो एक लॉज का एड्रेस था। तो वहाँ लड़की की फोटो देखकर वहाँ का एम्प्लॉय बताता है कि ये तो खुशी है और वो यही एक रूम में रहती है अपने पति और एक बच्ची के साथ।
साथ। तब ये लोग रूम देखने चल देते हैं। अब यहाँ रूम में खुशी और राहुल की फोटोज लगी थी, वही बच्ची के साथ। और फिर जब ये बाथरूम की ओर जाते हैं तो वहाँ खून पड़ा था, जो देखकर इनके होश उड़ जाते हैं। वहीं बिस्तर पर भी कहीं कहीं खून गिरा था। फिर ये लोग वहाँ पड़ोस के आदमी से खुशी के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। तभी वहाँ खुशी से मिलने राहुल आता है और पुलिस वालों को अपने रूम के बाहर देखकर चुपचाप निकल लेता है। फिर हम रोहतक का सीन देखते हैं, जहाँ मीना के पास उसकी असिस्टेंट कुसुम 5 लड़कियों को लेकर आती है, जिनसे मीना कहती है कि तुम सबको इंग्लिश तो आती है ना? तो लड़कियां हाँ कहती हैं। तब मीना कहती है कि तुम सबको अच्छी नौकरी दिलवाऊंगी और तुम खूब पैसा कमाओगी, जो सुनकर लड़कियां खुश हो जाती हैं। इसके बाद वहाँ विजय नाम का आदमी आता है, जो मीना का लवर था, और वो यहाँ इन लड़कियों के नकली पासपोर्ट बनवा के लाया था। तब मीना कहती है कि जॉन गुप्ता नाम के आदमी को इंडिया में नई लड़कियों का सप्लायर चाहिए, अगर हमारी डील हो जाती है तो हम खूब पैसा कमाएंगे। इधर वर्तिका दिल्ली आ गई थी अपने केस के सिलसिले में, जो जानकर उसका पति और बेटी चांदनी बहुत खुश होते हैं। फिर हम खुशी को देखते हैं, जो एक पार्क में बैठी थी और उसे बार बार बच्ची का ख्याल आ रहा था। तभी वो देखती है कि उसके पास राहुल की कॉल आई थी, पर खुशी को वो पता नहीं चला। तब खुशी वापस कॉल करती है तो राहुल उससे कहता है कि तू कहाँ है, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। जिस पर खुशी कहती है कि मैंने बच्ची के साथ अच्छा नहीं किया, पता नहीं वो बच्ची किस हाल में होगी। राहुल पूछता है कि वो बच्ची नूर कहाँ है, तो खुशी बताती है कि मैं उसे हॉस्पिटल में छोड़ आई। तब राहुल कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसा कर तो वहीं बैठी रहे, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ, क्योंकि पुलिस वाले शायद तुझे ढूंढ रहे होंगे। ये कहकर राहुल खुशी को ढूंढने चल देता है। इधर उस बच्ची नूर की हालत काफी खराब थी, तो डॉक्टर नीति को नूर की पायल देकर कहती है कि इसे अपने पास रख लो, यहाँ गुम हो जाएगी। फिर थाने में नीति के पास जयराज आकर बताता है कि वहाँ ना तो खुशी आई और ना ही राहुल। तब जयराज कहता है कि जैसे खुशी ने कमरा सजाया था ना, इससे मालूम पड़ता है कि ये काफी हैप्पी फैमिली थे, तो जरूर ये खुशी नूर को देखने हॉस्पिटल आएगी। जिस पर नीति जयराज और विमला को भेज देती है कि जाओ वहाँ नजर रखो। वहीं नीति सुधीर से कहती है कि उस लॉज के आसपास राहुल का पता करवाओ, क्योंकि ये शातिर आदमी लग रहा है। फिर ये लोग काम पर लग जाते हैं और सुधीर राहुल का पता करते करते एक मैकेनिक की दुकान पर आता है, जो राहुल की फोटो देखकर कहता है कि ये काफी हरामी आदमी है, जिसने एक मैकेनिक की 12 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। उसके बाद ये कहाँ गया पता नहीं। फिर हम देखते हैं कि खुशी हॉस्पिटल के पास बैठी थी और जयराज और विमला भी इन्हें पकड़ने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ राहुल खुशी को लेने आता है, जो विमला कैमरा पर देख लेती है और वो जयराज को बताती है। तब राहुल भी कार भगाता है और जयराज इनके पीछे लग चुका था। जिसके बाद थोड़ा आगे चलकर राहुल खुशी को भागने के लिए कहता है, लेकिन खुशी गाड़ी से नहीं उतरती। ये देख राहुल भाग जाता है, क्योंकि पुलिस पास में आ रही थी। तब जयराज खुशी को अरेस्ट करके सीधा थाने ले आता है। इधर वर्तिका को भूपेंद्र बताता है कि एक ट्रक में लड़कियों की फुटेज मिली है, तो वर्तिका वही फुटेज देख रही थी। तब उसमें वर्तिका को सोनम दिखती है, जिसे वो पहचान जाती है। यहाँ जिस बस में लड़कियों को ले जा रहे थे, उस पर लिखा नाम भूपेंद्र नोट कर लेता है, स्विंग ट्रेवल्स, और अब इन्हें इसी का पता करना था। फिर हम थाईलैंड का सीन देखते हैं, जहाँ मीना अपने साथ 3 लड़कियों को लेकर आती है, जो इंग्लिश काफी अच्छी बोलती थी, और यहाँ जॉन नाम के आदमी को वो ये लड़कियां बेच देती है। ये देखकर इन लड़कियों के होश उड़ जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में मीना ने इन लड़कियों को बेच दिया था, जिसे जॉन कहता है कि अब मुझे ज्यादा लड़कियां चाहिए होंगी। इस पर मीना मान जाती है और अपने पैसे लेकर चल देती है। ये देखकर लड़कियां चिल्लाने लगती है कि हमारे साथ ऐसा मत करो। तब जॉन के आदमी इन लड़कियों को पकड़ लेते हैं। अब इसके बाद हम वर्तिका को अपनी बेटी चांदनी के साथ देखते हैं, जहाँ चांदनी एक रिपोर्टर बन चुकी है। यहाँ वो अपनी माँ से कोठे के बारे में पूछती है कि आपने वहाँ रेड मारी थी ना, तो क्या हुआ था? जिस पर वर्तिका बताते हैं कि वहाँ का हाल बहुत बुरा है। वहाँ छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी तक हर किसी को इतना टॉर्चर किया जाता है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। फिर यहाँ नूर का केस मीडिया में भी आ गया था, तो डॉक्टर बता रही थी कि बच्चे का बचना बहुत मुश्किल है। वहीं नीति भी आकर कहती है कि हम नूर की माँ को ढूंढ रहे हैं। इधर विमला खुशी से पूछताछ कर रही थी, तो खुशी अपनी उम्र 20 साल बताती है, पर विमला जानती थी कि ये झूठ कह रही है। साथ ही विमला और सवाल करती है, तो खुशी सबका जवाब गलत देती है, जो सुनकर विमला चली जाती है। इधर नीति आज अपने पति को आकर तलाक दे देती है, और फिर उसका पति अकेले में मिलकर कहता है कि अब मैं नई जिंदगी शुरू करने जा रहा हूँ, तुम भी अपनी लाइफ में खुश रहना, जो सुनकर नीति चली जाती है। इसके बाद वर्तिका अपने ऑफिस आती है, जहाँ विमला उसे नूर के बारे में बताती है और कहती है कि जो लड़की नूर को छोड़कर गई थी वो अंदर है, लेकिन वो कुछ बता नहीं रही। यहाँ मीना के पास जॉन का फोन आता है, जो कहता है कि तुम्हारी लाई लड़कियां बहुत अच्छी है, इसलिए अब मुझे 40 लड़कियां ला कर दो, हर लड़की का 15 लाख मिलेगा। जो सुनकर मीना तुरंत हाँ कर देती है। यहाँ वर्तिका इसी लड़कियों के केस पर बात कर रही थी, तभी वहाँ आशुतोष नाम का ऑफिसर आकर बताता है कि ये मिनी वैन जो थी उसका पता चल गया है, जो सुनकर वर्तिका भूपेंद्र के साथ चल देती है। फिर ये लोग उसी मिनी वैन के ओनर के पास आते हैं, जो गाड़ियाँ किराए पर देता था, और वहाँ इन्हें राहुल का लाइसेंस मिलता है, जो अपने नाम से मिनी वैन ले गया था, और राहुल का असली नाम अमजद था। ये देखकर भूपेंद्र कहता है कि इसका मतलब नीति जो नूर के केस पर काम कर रही है, उसका और हमारा केस सेम है, क्योंकि ये अमजद दोनों से कनेक्टेड है। इधर अमजद अपने लिए काठमांडू का टिकट लेता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि पुलिस उसके पीछे पड़ी है। यहाँ नीति से मिलने वर्तिका आती है और बताती है कि अमजद हम दोनों के केस में शामिल है, वही लड़कियां इधर उधर सप्लाई करता है। तभी वहाँ आशुतोष आकर बताता है कि अमजद का किसी साफिया नाम की लेडी के साथ ज्वाइंट अकाउंट है, जिस पर वर्तिका कहती है कि साफिया का एड्रेस निकालो। इसके बाद हम कल्याणी को देखते हैं, जो अपने साथ 30 लड़कियों को ले आई थी, जो देखकर मीना
मीना खुश हो जाती है। तब मीना कहती है कि मुझे 10 और चाहिए। तो कल्याणी कहती है कि आप चिंता मत करो, 3 दिन में वो भी ले आऊंगी। साथ ही कल्याणी बताती है कि एक पुलिस वाली वर्तिका हमारे काम के पीछे पड़ी है, इसलिए बहुत सतर्क रहकर काम करना पड़ रहा है। जो सुनकर मीना चौंक जाती है। फिर यहाँ मीना इन सब लड़कियों से यही कहती है कि तुम्हें मैं अच्छी नौकरी दिलाऊंगी, तुम चिंता मत करो। पर बेचारी लड़कियों को क्या पता ये उन्हें बेचने वाली है। इधर वर्तिका खुशी से बात करने आती है तो खुशी तब भी अच्छे से बात नहीं करती। तब वर्तिका उसे नूर की फोटो दिखाकर इमोशनल ब्लैकमेल करती है, जिस पर खुशी कहती है कि मैं नूर और राहुल के साथ बहुत खुश थी, उसी ने मुझे धंधे से निकाल कर मुझसे शादी की थी और असल में खुशी की उम्र 14 साल थी। तब वर्तिका पूछती है कि तुम्हें नूर कहाँ से मिली थी, जिस पर खुशी कहती है कि कल्याणी ने दिया था राहुल को। और वर्तिका पूछती है कि ये कल्याणी कौन है, तो खुशी बताती है कि यही सबकी दलाल है जो लड़कियों को नौकरी देने के बहाने अपने पास बुलाती है। वर्तिका पूछती है कि ये बताओ नूर के साथ हुआ क्या था, जिस पर खुशी कहती है कि एक दिन नूर बार बार रोए जा रही थी और जब मैंने उसे कुछ खिलाने की कोशिश की तो उसने रोते हुए मेरे हाथ पर काट लिया। मैं पूरा दिन थक चुकी थी तो मैंने गुस्से में नूर के दोनों गालों पर काट लिया, जिससे खून बहने लगा। और जब मैं खून साफ करने बाथरूम में गई तो नूर बाथरूम में गिर गई, इसी के कारण उसके सर में भी चोट आई। ये सब देखकर मैं तुरंत उसे हॉस्पिटल में छोड़कर भाग आई, क्योंकि मुझे पता नहीं था कितना सब कुछ हो जाएगा। ये जानकर वर्तिका के होश उड़ जाते हैं। फिर वर्तिका कल्याणी का एड्रेस लेकर चल देती है, जिसके बाद नीति भूपेंद्र के साथ जाकर सीधा कल्याणी को उठा ले आती है। हालांकि कल्याणी यहाँ बार बार ऐसे चिल्ला रही थी जैसे उसने कुछ किया ना हो। इधर राहुल साफिया के पास आया हुआ था, जिसकी बातों से हमें पता चलता है कि वो साफिया को धोखा देकर भाग गया था और अब जब पुलिस पीछे पड़ी है तो वो साफिया के पास वापस आ गया। यहाँ वो कहता है कि मैं तुझे छोड़कर अब कभी नहीं जाऊंगा। तभी वहाँ जयराज आकर राहुल को अरेस्ट कर लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ राहुल से पूछताछ होती है और एक तरफ कल्याणी से, लेकिन दोनों कुछ नहीं बता रहे थे। फिर यहाँ कल्याणी कहते कि जब तक मेरा वकील नहीं आता मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। ये कहकर वो सीधा वकील को कॉल करने के बहाने मीना को कॉल करती है और कहती है कि मुझे पुलिस उठा ले गई, इसलिए कोई अच्छा सा वकील भेजिए। जो सुनकर मीना हैरान थी और वो कहती है कि वकील तुम तक पहुंच जाएगा, तुम चिंता मत करो। वहीं मीना फोन पर बात करके अपना सिम तोड़ देती है कि कहीं पुलिस उस तक ना आ जाए। जिसके बाद कल्याणी को कोर्ट में पेश किया जाता है और कल्याणी का वकील कह रहा था कि कल्याणी एक सोशल वर्कर है, उसे फालतू में फंसाया जा रहा है। तब वर्तिका जज से कहती है कि इनका नाम लड़कियां सप्लाई करने में आया है, ये कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं है, इसलिए हमें इन्हें 3 दिन की कस्टडी में रखने की परमिशन दी जाए। जिस पर जज वर्तिका की बात मानते हैं और उन्हें कल्याणी की 3 दिन की कस्टडी दे देते हैं, जो जानकर कल्याणी के होश उड़ गए थे। फिर जब कल्याणी को ये लोग ले जा रहे होते हैं तभी वहाँ 2 बाइक पर लड़के आकर कल्याणी को गोली मारकर भाग जाते हैं, जिससे कल्याणी की यही मौत हो जाती है। और ये देखकर वर्तिका के होश उड़ गए थे कि केस की एक ठोस कड़ी सामने आई थी, वो भी मारी गई। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। दोस्तों ये सीरीज थोड़ी बड़ी है, इसलिए हमें सारे एपिसोड एक्सप्लेन करने में थोड़ा समय लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हम सारे एपिसोड एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दें तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, हम कल ही ले आएंगे।